तो ये थी दिन की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। और अब शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। बिलासपुर में आज बीजेपी की महतारी हुंकार रैली हुई और इस रैली में प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। भाजपा की रैली के विरोध में कांग्रेस ने पोस्टर लगाए और बाद में इसको फ्लॉप बताया। बिलासपुर में हुए महतारी हुंकार रैली का ये रंग है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। हुंकार रैली की शुरुआत शहर के जगमल चौक से हुई। दयालबंद, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, कोतवाली चौक होते हुए नेहरू चौक पहुंची, जहां पर आम सभा का आयोजन किया गया। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। भाजपा महिला मोर्चा ने महतारी हुंकार रैली के जरिए सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश भर से पहुंची महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला कि जब ले कांग्रेसी मन सुने है कि ये बिलासपुर में स्मृति ईरानी जी अवैया है, तब ले थर-थर कांपते, तब ले थर-थर कांपते। छत्तीसगढ़ में भूपेश के राज में लूट, बलात्कार, हत्या, 4 साल में 6000 से ज्यादा रेत के माफिया, नदिया लपेट डाली मन, शराब के माफिया, कोयला के माफिया, कोयला के दलाली में सारे भूपेश बघेल और बरसाती के चेहरा काला हो चुके हैं। महतारी हुंकार रैली में शामिल लोग बीजेपी के झंडे लहराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान एक झंडे ने हमारा ध्यान खींचा। इस रैली में हनुमान का केसरिया झंडा भी दिखा। बिलासपुर में बीजेपी ने रैली से पहले शहर को पोस्टर बैनर से पाट दिया, तो कांग्रेस ने भी जवाब में पोस्टर लगाए। कांग्रेस ने सभा स्थल नेहरू चौक पर पोस्टर लगाकर स्मृति ईरानी का विरोध जताया और मोदी सरकार से महंगाई कम करने की अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर स्मृति ईरानी वापस जाओ के नारे भी लगाए। तो वहीं रैली में शामिल होने बिलासपुर पहुंची स्मृति ईरानी को सीएम भूपेश बघेल ने संदेश दिया। सीएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती, और झलिया मारी कांड, सार के गोड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और ये तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो। इस रैली के जरिए जहां बीजेपी के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आए, तो वहीं राजधानी के बाहर ये बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले महतारी हुंकार रैली का क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस रैली के बाद लगातार ये बहस छिड़ गई कि रैली कामयाब रही कि नाकामयाब हुई। इस रैली से दबाव बना या फिर सरकार इस पर काउंटर करने में कामयाब रही। बिलासपुर के हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अमेठी में कांग्रेस की जमानत जब्त कर दी। अंग्रेजी में A से अमेठी के बाद B से बिलासपुर और C से छत्तीसगढ़ की बारी है। और क्या क्या कहा है, सुनिए जरा। हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता हैं। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर वार करते हैं। विपदा की घड़ी में मोदी अनाज पहुंचा रहे थे और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर 6000 महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ? तो
तो हर वो मुद्दा जो संवेदनशील था, हर वो मुद्दा जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा था, सेंटिमेंट से जुड़ा था, उन्हें स्मृति ने उठाया और जमकर सरकार को घेरा, पलटवार भी हुआ। अब सियासत से जुड़ी अगली बड़ी खबर पर आते हैं, जो है मध्य प्रदेश से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश आने से पहले इस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बुरहानपुर और खंडवा में यात्रा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी और इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुख रहा है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश आगमन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा के पहले बीजेपी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को भारत जोड़ो यात्रा का बुरहानपुर और खंडवा में व्यवस्थाओं का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले कमलनाथ ने ये जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शेरा और अरुण यादव को लेकर कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? कांग्रेस नेताओं को गृह मंत्री का ये बयान रास नहीं आया। कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री को प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए और प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर ध्यान देना चाहिए। कमलनाथ यात्रा को लेकर जो फैसले ले रहे हैं वो पार्टी के हित में है। सुरेंद्र सिंह शेरा समय समय पर कांग्रेस की मदद करते हैं, तो इससे बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है? मैं निर्दलीय जरूर लड़ा, लेकिन शुरू से ही हमारा परिवार का कांग्रेस से संबंध रहा। मेरा भाई वहाँ के विधायक हैं, वो कांग्रेस की मदद करते हैं। 15 माह की सरकार में भी उन्होंने हमारी मदद की थी, तो उन्होंने जिम्मेदारी हमारे लीडर ने दी, उन्हें दी है। तो भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुख रहा है? वो अपराधियों की चिंता करें, कालाबाजारियों की चिंता करें जो प्रदेश को लूट रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर 20 नवंबर को मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखने वाले हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ हर दिन खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीजेपी भी कोई न कोई मौका निकालकर हमला करने से नहीं चूक रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 13 दिन में 382 किलोमीटर चलेगी। यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और आगर मालवा हो तो ये राजस्थान चली जाएगी। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने यात्रा पर हमले तेज कर दिए हैं। अब शेरा के बहाने अरुण यादव के प्रति सहानुभूति दिखाकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर है। देखना होगा इसका सियासी फायदा बीजेपी को कितना मिल पाता है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। अब ये चर्चा कितनी दूर तक जाती है देखना होगा। वैसे शेरा की कांग्रेस से नजदीकियां पहले भी रही हैं। सिंधिया प्रकरण में उनका पूरा रोल सारे मीडिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने परिवारवाद को लेकर एक बड़ी बात कही और इसके बाद पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने एक तीखा बयान दिया। कुसुम मेहदेले ने कहा उनका टिकट 75 साल की उम्र के कारण काटा था, लेकिन वो पूरी तरह फिट हैं और टिकट मिलेगा तो फिर चुनाव जरूर लड़ेंगी। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो उसमें उनके भाई आशुतोष मेहदेले को टिकट दिया जाए, ये मांग भी वो रखती हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने बीजेपी के अंदर उम्र के क्राइटेरिया और परिवारवाद के क्राइटेरिया को एक धारणा बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेता पुत्र होना दोष नहीं है, चुनाव की तैयारी परिवार के लोग कर सकते हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा। हमारे साथ कुसुम मेहदेले हैं, प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं। जी, सत्यनारायण जटिया जी बोल रहे हैं कि उम्र को लेकर चर्चा उनसे की थी कि 75 का फॉर्मूला है कि नहीं है। उनका कहना है ये सब धारणा है केवल। भाई मेरा टिकट जो कटा था 75 वर्ष की मैं हो गई थी, इसलिए मेरा टिकट कटा था। अब ये 2022 है, 2022 में क्राइटेरिया बदल गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2018 में क्राइटेरिया था कि 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देना, तो मुझे टिकट नहीं मिला। नेता पुत्रों को, भाई बहनों को टिकट देना हो तो क्राइटेरिया बदल गया हो, क्योंकि मेरे समय तो मैंने अपने भाई के लिए जो सक्रिय आज भी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य आशुतोष सिंह मेहदेले, उसके लिए मैंने टिकट मांगा था, तो उसको टिकट ना देके ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो मौजूदा खनिज मंत्री हैं उनको टिकट दे दिया गया था।
तो अब फिर नियम बदल गया हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब पहले यदि टिकट नहीं दिया है 75 से ऊपर के लोगों को तो अब बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उस नियम पर पार्टी को कायम रहना चाहिए। रोज रोज नियम नहीं बदलना चाहिए। रोज रोज नियम बदलने से पार्टी की छवि खराब होती है, विश्वसनीयता कम होती है, पार्टी की विश्वसनीयता कम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले। निश्चित तौर पर 75 के क्राइटेरिया के तहत टिकट काटा गया था और परिवारवाद को लेकर जो भाई आशुतोष मेहदेले की टिकट मांग रही थी उस समय पार्टी ने परिवारवाद की बात कर उनका भी टिकट काटा था। पर लेकिन एक बार फिर से सत्यनारायण जटिया के बयान के बाद में ये चर्चा चल पड़ी है क्या बीजेपी अपने जो क्राइटेरिया थे उनमें बदलाव करने जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुधीर डंडौतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए अब खबरें हम आपको देश भर की बताते हैं। रुख देश की खबरों का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कर्नाटक पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन की सौगात वहां दी। कर्नाटक के लोगों को अयोध्या और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन आज इसकी शुरुआत हो गई। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ, जिसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने सारे देश के साथ साझा की। काशी दर्शन, जहां आप दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ। तो 2 दिन के दौरे पर हैं। और एक बड़ा घटनाक्रम, राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी आज रिहा होंगे, इसका फैसला आया। इसके पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और RP रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। राजीव गांधी की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने साजिश में शामिल 26 दोषियों को मृत्युदंड दिया था। मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को इसमें बरी कर दिया। बचे 7, इनमें से 4 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई और बाकी 3 को उम्र कैद। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की धनु नाम के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी, खुद को ब्लास्ट करके। हमले में धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। एक और खबर पर आज सारा देश फोकस करता रहा। देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक ज्ञानवापी मामले में आज 3 कोर्ट्स में एक साथ सुनवाई हुई। अलग अलग विषय थे। मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा संरक्षण जारी रहेगा आगे भी। कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते में इस पर हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी का ASI से सर्वे करवाने के मामले पर सुनवाई हुई। वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही पर भी सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर की तय की है। बता दें आपको, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा मात्र बताता है। हाल ही में दिवाली बीती है, आपने भी जमकर पटाखे फोड़े होंगे और उससे प्रदूषण भी फैला, ये सब जानते हैं। लेकिन अब आतिशबाजी का नया तरीका लोगों ने ढूंढ निकाला। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां कुछ लोग फायरवर्क्स और आतिशबाजी के लिए हजारों ड्रोन्स की मदद लेते दिख रहे हैं। ड्रोन के जरिए होने वाली आतिशबाजी खूबसूरत होने के साथ पोल्यूशन फ्री भी है। बेहद आकर्षक और खूबसूरत नजारा, ड्रोन्स के जरिए आसमान रंग बिरंगा, आतिशबाजी का पूरा मजा। बेटियों को लेकर जागरूकता और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। और इसी क्रम में आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2022 से की गई। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है।
योजना के तहत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए पहली बार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रेजुएशन और वोकेशनल कोर्स के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में हुई थी। योजना के वर्जन 2.0 में कुछ बदलाव किए गए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना है। साथ ही लोगों में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, समाज में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, इसके साथ ही परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, खासकर 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना है। योजना में बाल विवाह को भी रोकने का प्रावधान है। बालिकाओं के विकास के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना है। बेटियों के लिए हर दिन ऐतिहासिक हो, इसलिए लाडली लक्ष्मी 2 भी शुरू की जा रही है। बेटियों की जिंदगी में खुशहाली लाई है और अब बेटियां ज्यादा जन्म ले रही हैं। जितना आप देख रहे हैं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां कितनी पसंद हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं तो गदगद हूं, मेरी जिंदगी सफल हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत बालिकाओं को 1,18,000 रुपए का आश्वासन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार आश्वासन प्रमाण पत्र जारी कर रही है, जिसके तहत बालिका के 6ठी कक्षा में प्रवेश पर दिए जा रहे हैं 2,000 रुपए। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000 रुपए और 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाएगी। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क का भुगतान शासन करेगा। बेटियों के सम्मान के लिए मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका को थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वाटिका का उपयोग लाडली बालिकाओं के जन्मदिन और उनसे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में भी किया जा सकेगा। वाटिका में लाडली लक्ष्मी वाटिका अंकित करते हुए पट्टिका के साथ लाडली लक्ष्मी का लोगो भी लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में रखा जाए, जिस पथ का पूर्व में अन्य किसी और नाम से नामकरण न हुआ हो। ऐसे ही एक मार्ग का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्मार्ट सिटी रोड का लोकार्पण लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में किया। पूरे मध्य प्रदेश की बेटियां जुड़ी है। आज का दिन लाडली लक्ष्मी दिवस ही है। अभी हम वाटिका का हमने वाटिका में पेड़ लगाए। अब पूरे 52 जिले में एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जा रहा है। वहां लाडली लक्ष्मी योजना का प्रचार प्रसार का काम भी किया जाएगा और ये वाटिका सुरक्षित रहेगी। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेंगे मेरी बेटियां भी लगातार आगे बढ़ती जाएंगी। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत लड़कियों को वरदान बनाने के लिए 2007 में की गई थी। ये एक अनूठी पहल है जिसकी शुरुआत 15 साल पहले हुई थी। इस योजना ने पूरे देश में बेटियों के प्रति लोगों की मानसिकता को बदल दिया है। मध्य प्रदेश की इस योजना को कई राज्यों ने लागू किया है। आज योजना को लॉन्च हुए 15 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। शुरुआत में जिन लाडली लड़कियों को चुना जाता था उनमें 12वीं तक की पढ़ाई को शामिल किया जाता था। आज वो 12वीं पास कर हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत लड़कियों का भविष्य बनाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। निश्चित तौर पर ये योजना बेटियों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का काम करेगी।